Very good evening to everybody. Welcome back to Tutelis Academy. And as captioned, we were discussing question of UGC NET 2021 labor welfare, and some questions were left. So we will be discussing that. We had discussed the questions up to up to page number 80. So I'll be coming back to that. So question number 1602 we have already discussed. From here we have to discuss. When is visible to everybody and my voice is audible also. And the questions which are above this sections we have already discussed, and I'll be starting now from question number 1596. ठीक है, चलिए देखते हैं. So, which three welfare schemes for unorganized workers the central government set for formulate and notify time to time under Unorganized Workers Social Security Act 2008? करेक्ट. तो ये जो एक्ट है ना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इसके इस एक्ट के तहत कुछ वेलफेयर स्कीम्स है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, राइट. तो वो कौन कौन से स्कीम्स है ये आपको बताना है. मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में ये बताया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेफिनेशन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में दिया हुआ है, और ये जो डेफिनेशन है ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है, राइट. कि क्या डेफिनेशन है. सो और डेफिनेशन क्या कह रही थी, हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर इंडिविजुअल्स है अगर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं जिनका नंबर लेस देन 10 होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो जाते हैं, राइट. ये सब मैंने ऑलरेडी करवाया है. तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सा वेलफेयर स्कीम्स है, कौन से तीनों वेलफेयर स्कीम्स है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, इट इज देयर, ओके. एंड देन हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, ठीक. तो ये सारे जो स्कीम्स है वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एज पर दिस एक्ट, राइट. बट नॉट दी प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर. अगर आप इस एक्ट के चैप्टर 2 को देखोगे तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चैप्टर 2 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड टू लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट एंड ओल्ड एज प्रोडक्शन, राइट. चलिए, so our answer will be A, C and D. Next question number 1573. Which among the following is not a major type of safety audit? इसमें से कौन सा एक मेजर टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट नहीं है. तो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी ऑडिट, ठीक है. और ये जो अनअनाउंस्ड ऑडिट होते हैं ये भी एक तरह का बहुत ही अच्छा सेफ्टी ऑडिट होता है, बहुत मेजर टाइप सेफ्टी ऑडिट होता है. शेड्यूल्ड ऑडिट, टाइम टू टाइम जो ऑडिट शेड्यूल रहते हैं कि 6-6 महीने पे 1-1 साल पे ऑडिट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. बट प्रमोशन ऑफ सेफ बिहेवियर ऐसा हमें कुछ एक मेजर टाइप ऑफ सेफ्टी ऑडिट तो ये नहीं लग रहा. तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रमोशन ऑफ सेफ बिहेवियर. All these three are important safety audits and are carried out time to time, but this is promotion of safe behavior. This is not that one. It is some kind of behavioral training, right? So our answer will be point number B. चलिए, moving back to question number 1573. Which one of the following statement is correct with respect to minimum wages act? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट इट्स ओके. ठीक, सबसे पहले देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है. वन शेड्यूल हैविंग 2 पार्ट्स कवरिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, वन शेड्यूल कवरिंग डिफरेंट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, वन शेड्यूल कवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल इंडस्ट्रीज, 3 शेड्यूल. तो 3 शेड्यूल तो सबसे पहले है नहीं. इस एक्ट में क्या होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का. और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारी कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है. तो ये जो एक्ट है ये इस एक्ट में एक शेड्यूल है, ठीक है. और उस शेड्यूल में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, और जो जो इंडस्ट्रीज हैं इस शेड्यूल में, उसी इंडस्ट्रीज में ही ये वाला एक्ट अप्लाई होता है, राइट. यहाँ पर एक्चुअली सिर्फ एक ही शेड्यूल है, और वो जो शेड्यूल है वो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज कवर करता है, ऐसा भी नहीं है. इस शेड्यूल के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें कि वन ऑफ द इंडस्ट्री इज डिफरेंट शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, राइट. तो एक ही शेड्यूल है जिसमें कि इंडस्ट्रीज भी हैं और एग्रीकल्चर भी है, साथ ही साथ ये जो डिफरेंट शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है ये इसी का एक पार्ट है, इसी इंडस्ट्रीज के टैब में ही एक ये पार्ट है, राइट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वन शेड्यूल विच कवर्स द एंटायर इंडस्ट्री जिसमें कि ये एक्ट एप्लीकेबल होगा.
सिर्फ सीजनल नहीं, सिर्फ शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये अगर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी इस आंसर को किया जा सकता है, ठीक है? कि ये नहीं होगा ऑप्शन एलिमिनेशन करके कि शेड्यूल में सारे एम्प्लॉयमेंट है जिसमें ये एक्ट अप्लाई होगा, तो सिर्फ सीजनल क्यों होगा? सिर्फ शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्यों होंगी? सारी की सारी इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सब जगह ये एक्ट अप्लाई होता है, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1604, consider the statement relating to fines under payment of wages act 1936. ओके, हाँ, चलिए देखते हैं. So, no fine shall be imposed on any employed person until he has been given the opportunity of showing cause against the fine. सही है. The total amount of fine shall not exceed 3%. बिल्कुल सही है. Already these things have been discussed. Every fine shall not be deemed to have imposed on the day of the act or omission of respect in which it was imposed. Okay. Fine shall not be imposed on any employed person who is under age of 15 years. ये भी बिल्कुल सही point है. All fines and realizations shall be recorded in a register to be kept by the person responsible for the payment of fine. ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है. Every fine shall not be deemed to have been imposed on the day of the act. ना, जिस दिन फाइन इम्पोज किया हुआ था उसके अगले दिन से, उसी दिन से नहीं होता है. तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए बी सी डी एंड डी. पांचों पॉइंट हमें देखते हैं कि पांचों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है? Yeah, all these points are correct. Next. Question number 1566. Labor is not a commodity. ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये कहाँ पे इसका असर्शन हुआ था? ये था फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन. एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में कौन से असर्शन बनाए गए थे. एक बार क्वेश्चन ये भी आया कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन हुआ कब था. तो 1944 में फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन हुआ था. इट वाज दी फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ आईएलओ का जो 1944 सेशन था, 1944 में जो सेशन था, उस सेशन का नाम है फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन. और वहां पे लोगों ने इस मैटर पे डिस्कशन किया था कि लेबर कमोडिटी नहीं है, लेबर हमारा एक सामान नहीं है. दे आर ह्यूमन बींग्स एंड दे डिजर्व रिस्पेक्ट एंड harmonious relationship with employer, etc., etc. So all these things were discussed here, right? Philadelphia Declaration of 1944 फिर से आ सकता है इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन. So just keep all these points in mind. Next question number 1630. Arrange the following phases of internalization from the first to fourth phase as identified by Adler and Gardner. ठीक है, देखिए एडलर एंड गार्डर ने क्या दिया था? इंटरनेशनलाइजेशन के फेजेस बताए थे. इन्होंने बताया था कि जो हमारी MNE होती है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ठीक है, they go through four phases of internationalization. इंटरनेशनलाइजेशन के 4 फेज होते हैं, ये बताया था एडलर एंड गार्डर, ठीक है? और ये 4 टाइम स्टेज होता है. मतलब कोई भी बिजनेस जिसे ग्लोबल जाना है उसके 4 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज क्या होता है? डोमेस्टिक बिजनेस होगा कि हेडक्वार्टर भी इंडिया में और प्रोडक्ट भी इंडिया में बिक रहा है, ठीक है? बाहर नहीं जा रहा है, बाहर कहीं ना एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट कुछ भी नहीं. और डोमेस्टिक बिजनेस, राइट? इट विल बी अ डोमेस्टिक बिजनेस. उसके बाद डोमेस्टिक के बाद क्या होता है? ग्रोथ एंड इंटरनेशनलाइजेशन. मैंने आपको इंटरनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट भी बताया. इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? हेडक्वार्टर इंडिया में है तो बस बाहर जगह प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, एफडीआई नहीं करती, सब्सिडरीज ओपन नहीं करती, सिर्फ सामान को दूसरी कंट्रीज में भेजती हैं, ठीक है? और कुछ भी नहीं. उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है कि हेडक्वार्टर, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन. मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है? हेडक्वार्टर होती है और बाकी सारे कंपनीज में सब्सिडरीज ओपन होते हैं. इंटरनेशनल में सब्सिडरीज नहीं ओपन हो रहे. सब्सिडरी मतलब कि वहां पे बिजनेस वहां से कैरी ऑन करना है. अब सब्सिडरीज लोकल मार्केट को अडॉप्ट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं. फिर सब्सिडरीज उनका अपना बिजनेस फंक्शन होता है, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, राइट? तो यहाँ से बिजनेस एक्सपेंशन शुरू हो जाता है. बट इंटरनेशनल में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सामान बिक रहा है, ठीक है? यहाँ पे ऑफिसेस नहीं खुल रहे हैं. और फिर होता है ग्लोबल. फोर्थ स्टेज इज ग्लोबल, राइट? फोर्थ स्टेज ग्लोबल कंपनीज में क्या होता है कि सारी जगह फुटहोल्ड होता है. सारी कंपनीज सब पूरी दुनिया में फुटहोल्ड होता है. सारी दुनिया में एक ही प्रोडक्ट होता है. कोई भी लोकल अडॉप्शन, लोकल ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती है. जैसे कि एमएस ऑफिस, वो इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, जापान, हर जगह एमएस ऑफिस एक ही है. तो एमएस ऑफिस इज अ ग्लोबल कंपनी.
ग्लोबल मतलब पूरे की पूरी दुनिया में उसका इम्प्रिंट है, फुटहोल्ड है एक ही जैसा। कहीं भी उसे अपने स्पेशली हर कंट्री को अलग-अलग ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक मल्टीनेशनल कंपनीज़, राइट? तो हमारा जो पहले छोटी सी कंपनी थी, फिर वो बड़ी हुई, उसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उसने फिर मल्टीनेशनल एक्सपेंशन हुआ उसका, जिसमें कि उसने अलग-अलग कंट्रीज़ में अपने सब्सिडियरीज़ खोले। उसके बाद वो कंपनी इतनी बड़ी बन गई, इतना उसका नाम हो गया कि पूरे ग्लोब में उसे जाने जाने लगा एक ही प्रोडक्ट के साथ, और उसका जो प्रोडक्ट है पूरे ग्लोब ने जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही एक्सेप्ट किया। तो दिस इज़ हाउ अ कंपनी हैज़ ग्रोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ADBC, राइट? ADBC। यस। नेक्स्ट, हू अमंग द फॉलोइंग आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक स्कूल था, दैट वाज अ स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट कब था, कब हुआ था? 18th एंड 19th सेंचुरी में। और जिसके हेड कौन थे? एडम स्मिथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एडम स्मिथ ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में जो है वो कुछ कुछ लोग इसके साथ मिले थे। कौन कौन से थे? डेविड रिकार्डो थे, ठीक है, जेबी से थे, जेबी, यस। और उसके बाद फिर जीन बैप्टाइज से, इनका फुल फॉर्म क्या है? जीन बैप्टाइज से। एंड देन द अदर पर्सन वाज, यस, मार्शल एंड पिगाउ, ये दोनों है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, क्वेश्चन फिर से आ सकता है। एडम स्मिथ, सेकंड जेबी से, थर्ड डेविड रिकार्डो, ठीक है, और जॉन जॉन मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये सारे लोग जो थे, ये सारे लोग क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड थे, ओके। And then we have, one second, let me check the answers. B, who among the following are classical economists? Yes, बिल्कुल सही तो है, मैंने ऑप्शंस देखा ही नहीं था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो गए हमारे ए और डी, जेबीसी एंड डेविड रिकार्डो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी, एंड दीज टू आर नॉट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एंड लिस्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर देयर। देयर वर 4 क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, 4 लोग थे, जिनमें 2 लोगों का नाम इधर है और 2 लोगों का नाम इधर, ठीक है। याद हो गया आपको? याद हो गया? ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, आर आंसर विल बी ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 1577, फुल एम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट वन। फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन केनिसन एम्प्लॉयमेंट। केनिसन एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग आएंगे। जॉन केनिसन, जिनका भी नाम आता है फुल एम्प्लॉयमेंट में, वो नहीं आएंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब हर कोई एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में हर कोई काम करना चाहता है और हर किसी के पास जॉब है, ठीक है, हर किसी के पास जॉब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जॉब जीरो है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू जीरो। दिस डज नॉट मीन दिस। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सारी कंट्री में लोग जॉब करना चाहते हैं, सबके पास जॉब है। अब क्या होता है कि बीच-बीच में कोई जॉब स्विच भी तो कर सकता है। तो जॉब स्विच कर रहा है तो 2 महीने का गैप है। तो 2 महीने के गैप के बाद स्विच कर रहा है। ठीक है? तो ये 2 महीने अनएम्प्लॉयड रहेगा, राइट? मान लीजिए किसी का मैटरनिटी लीव है, या फिर किसी ने जॉब स्विचिंग, कोई अपनी पढ़ाई के लिए जानबूझ करके 2 साल का गैप लिया है कि नहीं मुझे एमबीए करना है और फिर जॉब करनी है। तो वो सब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट जानबूझ के करके वो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ड्यू टू इकोनॉमिक, दैट इज दैट पर्सन हैज विश्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड दैट टाइम। तो इसी तो भी वो फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, तो भी वो फुल एम्प्लॉयमेंट में ही आएगा कि 2 महीने किसी ने करियर स्विचिंग के लिए गैप लिया है, या 2 महीने किसी ने करियर एडवांसमेंट के लिए गैप लिया है अपने करियर में, तो वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगा, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज विलिंग टू वर्क एंड वर्क इज देयर। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो गया। करेक्ट? समझ में आया? समझ में आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज़ नॉट एक्सीड नेचुरल रेट। ओके, एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सीड इट्स नेचुरल रेट, ये हो जाएगा। एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो
हमारा जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसी के बराबर ही होगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट वुड एग्जिस्ट इन अ ग्रोइंग एंड हेल्दी इकोनॉमी। मतलब कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो होता ही होता है, जो थोड़ा सा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं पर प्रमोशन इस कंपनी के ये छोटी-छोटी सी पोजीशन है और इस स्टेज पे हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 महीने हमने गैप रिक्रूटमेंट के लिए जो टाइम था उसमें 2 महीने टाइम लगा। ये जो हाई पोजीशन पे हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो गैप बनी 2 महीने के लिए, तो वो भी एक तरह का फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है। तो दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट एक्सीड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? समझ में आया क्यों होगा ये? क्यों होगा this why answer will be point number B। फुल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बराबर ही होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाउंडिंग ईयर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो इसमें आपको कौन सा नहीं पता होगा? सब तो पता ही है। यूटीयूसी कब आई थी? यस, किसी को पता है यूटीयूसी कब आई थी? 1949 में। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब आई थी? 1931 में एआईटीयू से बाइफरकेट हुई थी। 1920 हिंद मजदूर सभा एचएमएस, it was socialist, that is why it got separated from AITUC which was radical in 1948. seva 1972, self employed women association 1972. Now we will be able to solve this question, right? Yes, I'll be moving now to next question. Who developed the Warwick model of HRM? Warwick model of HRM बहुत easy है, हमने अपने सेशन में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया है। बाय हेनरी एंड पेटिग्रू, बाय हेनरी एंड पेटिग्रू। और इस मॉडल की स्पेशलिटी क्या है? इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इट सेज दैट the HRM model should be containing these 5 elements: outer context, inner context, HRM context, HRM content and एक बिजनेस स्ट्रेटेजी कंटेंट होना चाहिए जिसमें बिजनेस के टैक्टिक्स और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो दिस HRM, this model of HRM revolves around these 5 elements. Correct? Next, question number 1636. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. देखिए, assertion, structural inertia is an organizational resistance process to change because organizations have a built-in mechanism to produce stability. बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज स्टेबल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर 250 डिपार्टमेंट्स है, ऑल आर वर्किंग स्मूथली, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी गिव्स राइज टू स्ट्रक्चरल इनर्शिया। स्ट्रक्चरल इनर्शिया मतलब जो स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक फोर्स होता है कि वही स्ट्रक्चर बना रहे, कुछ चेंज ना आए, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। The people with a high need for security are likely to resist change because it threatens their feeling of safety. बिल्कुल सही। तो जो लोगों का people with high need of security, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सिक्योर रहना चाहते हैं, वो चेंज को रेसिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदलाव आएगा तो उनकी जो फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो अफेक्ट होगी, राइट? तो दिस इज द रीजन दैट स्ट्रक्चरल इनर्शिया इज आल्सो देयर। स्ट्रक्चरल इनर्शिया इज देयर बिकॉज people get in a stable environment, they feel secured and they want to be secure in future as well. That is why they resist change. The assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation. Okay, yeah. उसके बाद देखिए, the belief that conflict is not a positive force in a group but that is absolutely necessary for a group to perform effectively. मतलब ये कौन सा बिलीफ है कि कॉन्फ्लिक्ट बस एक पॉजिटिव फोर्स ही नहीं है। मतलब ये ऐसा बिलीफ कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव तो खैर है ही नहीं, और कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव फोर्स है। कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो तब प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा ही जरूरी है ताकि ग्रुप अच्छे से परफॉर्म करे। If there are 10 persons in a group, then there should be conflict so that they brainstorm well and they apply their minds to their full capacity and they conflict and they channelize it to find a perfect solution. तो ये कौन सा व्यू बताता है? इंटरैक्शनिस्ट व्यू। इंटरैक्शनिस्ट व्यू जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट को नेसेसरी बताता है, ठीक है। ये एक थोड़ा रिसेंट पर्सपेक्टिव है, थोड़ा नया सा पर्सपेक्टिव है
देखिए प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल, वी हैव टू चैनलाइज इट, ये प्लूरलिस्ट बताता है। और ये सब तो कुछ वैसा कॉन्फ्लिक्ट के बारे को सपोर्ट करता ही नहीं है, ठीक। लेकिन कि कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नेसेसरी है, इट हैज टू बी देयर, ये हमारा एक नया अप्रोच आया है, इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जिसे कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, दिस इज इंटरेक्शनिस्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1555, the process of estimating the quantity and quality of people required to meet future needs of the organization is, this question is this concept we have discussed so many times in class, लेकिन options ऐसे दिए हुए हैं कि आपको थोड़ा सा confusion हो। I would like to see if you people can answer this question. Yes, because such these concepts, the HRP and demand forecasting, managerial judgment, supply forecasting, these things I have discussed so many times in class. Just let's see if you people can answer this question. Question number 1555. Although ये UGC नेट का सेशन है, बट जितनी भी तरह के PSU एग्जामिनेशन है, ठीक है, सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, सेल, भेल, गेल, NHPC, ONGC, NTPC, एवरीवेयर सच क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल हम डिटरमाइन कर रहे हैं टू मीट फ्यूचर नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आज हमारी मीटिंग हुई दैट वी वांट टू इंक्रीज 10% रेवेन्यू, फॉर दैट वी विल हैव टू इंक्रीज आवर वर्कफोर्स। तो बहुत 5 डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट पे हमें उस हिसाब से वर्कफोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर वर्कफोर्स अगर अलग वर्कफोर्स है ऑलरेडी तो उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। So we are determining the right number of people and right quality of people so that we can achieve our future needs, that is 10% growth in profit. ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, हम HRP, we are doing the process of human resource forecasting, है ना। HRP कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये जो स्टेप है, ये किसका स्टेप है? ये डिमांड फोरकास्टिंग का स्टेप है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम एस्टिमेट करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल, उसके बाद उनको रिक्रूट करते हैं, उनको प्लेस करते हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है तो ट्रेनिंग करते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर का पहला स्टेप क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में हम बस कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा इस डिपार्टमेंट में 2 लोगों को रिक्रूट करो और इस डिपार्टमेंट में 4 लोगों को ट्रेन करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, और is or if they are getting trained, next step is if the quantity is getting fulfilled, job description, job specification, everything, तो next step इस तरीके से जाते हैं। HRP के स्टेप्स पे हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। और डिमांड फोरकास्टिंग का ही एक तरीका है मैनेजरियल जजमेंट। डिमांड फोरकास्टिंग कई तरीके से करते हैं, इस प्रोसेस को हम कई तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेथड इज मैनेजरियल जजमेंट। तो ये तो पक्का नहीं होगा, दिस इज नॉट सप्लाई फोरकास्टिंग, दिस प्रोसेस रिफर्स टू डिमांड फोरकास्टिंग, एंड डिमांड फोरकास्टिंग का वन ऑफ द टाइप इज मैनेजरियल जजमेंट, इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। मैनेजरियल जजमेंट के बारे में अगर मैनेजरियल जजमेंट ऑप्शन होता तो स्टेटमेंट अलग होती। दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the committees commission in sequence from latest to earliest. रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कब आई थी? 1931। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 1966। स्टैंडिंग लेबर कमेटी 1942। लेबर इन्वेस्टिगेशन जो कमिटी है वो कब आई थी? 1944। रीज कमेटी के समय ही आई थी। बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी जो है वो हमारी आई थी 1938 में, राजेंद्र प्रसाद जी ने इस कमेटी को फाउंड किया था। तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऑक्टापेस इज एन एक्रोनिम डेवलप्ड बाय उदय पारिक, रिमेंबर दिस एज वेल। ऑक्टापेस से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, एंड मोस्टली अबाउट फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपननेस, कॉन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, autonomy, collaboration, and yes, this is correct, right? Openness, confrontation, trust, authenticity, proactiveness, autonomy, collaboration, and experimentation. So इसे आपको याद करना पड़ेगा, right? Yeah, octapace. The first C is confrontation, second C is collaboration. ठीक है, इसको ध्यान रखिए। द फर्स्ट ए इज ऑथेंटिसिटी एंड सेकंड ए इज ऑटोनॉमी। इतना याद रखना पड़ता है, बाकी सब तो याद रहता ही है।
ठीक है, तो फर्स्ट सी, सेकंड सी, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, इसको याद रखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1621, ये क्या कह रहा है? या मोनोड्रामा क्या होता है? इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट 2। मिररिंग क्या होती है? मिररिंग होता है ट्रेनिंग विद एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। ठीक है, कोई मैनेजर है, वो जो जो भी काम कर रहा है, आप उन सारे काम को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो, तो उसके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि वो ऐसा ऐसे स्टेप्स क्यों उठा रहा है। ठीक है, मोनोड्रामा इज इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन। एक ही पर्सन अगर वेरियस रोल्स प्ले कर रहा है, तो ही इज गेटिंग इनसाइट्स इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक, एंड देन स्किल गेम्स, दे आर टेस्ट टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। और स्ट्रेटेजिक प्लानर क्या होता है? मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब वी आर प्लानिंग अहेड, तो गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड, राइट। और स्किल गेम्स कि किस तरह का आपके स्किल्स को डेवलप कराने के लिए टेस्ट। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? यस, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1610, which two of the following convention of ILO related to freedom of association, right to organize and collective bargaining have not been ratified in India? Already discussed so many times in class. Convention number 87 and convention number 98. Our answer will be B and C. Next, question number 1571. As per the provision of Payment of Wages Act, the registered records relating to payment of wages shall be preserved for at least how many years? ठीक है, तो कितने सालों तक प्रिजर्व करके रखे रहने चाहिए? तो सेक्शन 13A अगर आप देखोगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, तो उसमें पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर को रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे रहने चाहिए। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा सबसेक्शन है, वो दिया हुआ है कि इट शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। इट शुड बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. This will be our answer. And next we are having 2 passages and it's such a beautiful passage. ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वी विल जस्ट टेक अ मिनट टू रीड इट। ये जो पैसेज होते हैं, ये काफी इजी होते हैं, बिल्कुल टफ तो नहीं होते, लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना है कि आप इसमें मिस्टेक ना करो। थोड़ा सा टाइम इसमें दो ताकि आप करेक्टली सॉल्व करो। इजी होते हैं, बट यस, यू नीड टू रीड इट वेल। आप एक बार पहले पैसेज एक बार क्विक रीडिंग डालिए, फिर क्वेश्चंस पे जाइए, और ये क्वेश्चन में जो अभी हमारे कीवर्ड है, उस कीवर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और एग्जैक्ट आंसर ढूंढिए। वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली रूड। हम रूड क्यों बनते जा रहे हैं? ठीक है, तो बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखिए, वी आर बिकमिंग रूड बिकॉज being mindful of traffic, being nasty on social media, aggression on the road is a part of normal behavior these days, right? So when you read this, you will easily find, given social media encourages such type of behavior. इन सब के बारे में कुछ भी नहीं है, we like being rude भी नहीं है, social media encourages such kind of behavior, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। It is easier to be mean and rude when one is not in face-to-face interaction with somebody. मतलब सोशल मीडिया इसे encourage करती है, ठीक है, और ये पैराग्राफ भी सोशल मीडिया के बारे में बता रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, when it is easier to be nasty, when it is easier to be nasty, yeah, the same line which we had read. Perhaps it is easier to be mean and rude when one is not in face-to-face interaction with somebody. So, and we can easily be nasty on social media क्योंकि हमें वहाँ पे face to face interaction नहीं करना पड़ता, तो हम social media में अनाप शनाप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, right? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? When one is not face to face, public place नहीं, other person नहीं, right? Okay. Next question number 3 देखिए. In order to be fashionable and cool these days, one has to be fashionable और cool बनने के लिए लोग क्या करते हैं आजकल? Yes. Being rude, loud, intolerant and aggressive is cool. So we will look for such things in options. और हमें आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है, being intolerant, ill-mannered and aggressive. Clear? बिल्कुल clear है, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड है, बस वैसे कीवर्ड को आपको ढूंढना है, which is not included in the identification of a low profile individual. Low profile individual में क्या नहीं included है, हम देखते हैं. Anyone who is quite polite and keeps a low profile is labeled as sissy, simple and regressive. We will look for the option.
सी सिंपल एंड रिग्रेसिव इज गिवन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव विच इज नॉट इंक्लूडेड अट्रैक्टिव. करेक्ट. So this is how you have to solve the question. And yes, last question, which is not considered as a part of normal behavior. क्या normal behavior consider नहीं किया जाता है? तो आपको भी यहाँ पे भी easily आंसर मिल जाएगा. This is a part of normal behavior. ठीक है. Being unmindful of traffic chaos, being nasty, aggression on road, ये सारा normal है. तो क्या normal नहीं है ये पूछा जा रहा है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Yes, this is normal, this is normal, this is normal, but following the traffic rules, this is not normal. यहाँ पे भी दिया हुआ है you are unmindful, you are unmindful of traffic chaos, ये normal है. तो being mindful is not normal. So the same thing is here. You are following the traffic rules, that is not more normal. Correct? Yes. Next passage चाणक्य नीति के बारे में है. चाणक्य नीति. We will read a moment to study it. Yes. We'll come back to the question. Chanakya identify the potential ruler among which of one of the following. Chanakya ने potential ruler को identify किया किन से? We will come back and we will look for the keyword, right? Yes, here it is. He identified the potential ruler from a group of children. Our answer will be children. Correct? Next question. Modern day global diplomacy follows the principle of साम दाम दंड भेद. साम दाम दंड भेद जो कि यहाँ पे लिखा है. साम दाम दंड भेद. Persuade, purchase, punish and exploit the weakness. Correct? और वही चीज यहाँ पे लिखी है. Persuade, purchase, punish and then exploit. साम दाम दंड भेद. Okay? Yeah. Next. Question number. Next question 1645. चाणक्य amazes scholars because of. चाणक्य scholars को amaze करते हैं क्यों? चाणक्य amazes any scholar with his multifaceted character. ठीक है. उसका कैरेक्टर बहुत मल्टीफेसेट था लेकिन उसका एम फिक्स था. यहाँ पे आंसर जाएगा बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर. सिंपल है. ओके. या फोकस्ड एम नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है बट ही हैज अ फोकस्ड एम. उसने अपने कैरेक्टर से इंप्रेस किया बट अंदर ही अंदर उसका एक फोकस्ड एम था. तो फोकस्ड एम नहीं होगा, कैरेक्टर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. चाणक्य नीति इज. चाणक्य नीति क्या है आपको शुरू में पता चल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ से. इट्स नॉट वे ऑफ थिंकिंग, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ट्रीटीज, बिल्कुल भी नहीं है. इंडिविजुअल तो नहीं है, बिल्कुल ये फिलोसफी है. चाणक्य नीति. द very first line. It is synonymous with efficient statecraft around the world, and Chanakya is India's face of political statecraft and rich political understanding. ये एक तरह की philosophy. Okay. Next. This is the last question. In Arthrashtra, Chanakya places the interest of the state. Arthrashtra, we will look for the keyword. Is Arthrashtra elevates the state to a position where service to it entails imperatives unknown to morality. अर्थराष्ट्र में चाणक्य ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मतलब अपने स्टेट. इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंटरेस्ट ऑफ द मैन. जो भी प्रजा हो जाएगा यहाँ पे. प्रजा का इंटरेस्ट किसी भी तरीके की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर है ना. प्रजा पे अगर ध्यान दो तो वो किसी भी तरह का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर है. यही बताया गया है अर्थराष्ट्र में. अर्थराष्ट्र एलिवेट्स द स्टेट टू अ पोजीशन वेयर सर्विस टू इट. मतलब कि आप राजा हो तो आप प्रजा की आप सर्विस करोगे तो ये किसी भी तरह की मोरालिटी से ज्यादा बड़ा है. ठीक है. So the same thing is here. Above any moral responsibility, our answer will be this. So with this, we are ending the session today. We have discussed a question PYQ of 2021 UGC NET, and I hope आपको ये 4 sessions पसंद आए होंगे. कोई भी doubt हो, query हो तो feel free to comment. And yes, thank you all for your time.